नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉरेन ईटीएफ के बारे में। क्योंकि हम देख रहे कंटिन्यू जो फॉरेन ईटीएफ है वो अपर सर्किट लगा रहे और लोअर सर्किट लगा रहे। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक ईटीएफ दिखाऊं, मीरा असिस्ट न्यूयॉर्क फैंग ईटीएफ। ये फॉरेन का ईटीएफ है, बाहर के स्टॉक में पैसा लगाते हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क के स्टॉक में पैसा लगाता है। यहाँ पे अगर मैं आपको 1 मंथ का एक चार्ट फ्रेम दिखाऊं, ठीक है, इससे पहले का दिखेगा नहीं। अगर मैं 1 ईयर का दिखाऊंगा तो ऐसे दिखेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको 1 मंथ का चार्ट दिखा रहा हूँ। तो 1 मंथ के चार्ट में हम ये देख रहे हैं कि कंटिन्यू इस स्टॉक में अपर सर्किट लग रहे और कभी लोअर सर्किट लग रहा है। तो वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईटीएफ में कैसे अपर सर्किट लग सकते हैं और आखिर ईटीएफ में अपर सर्किट लग क्यों रहा है और इसमें लोअर सर्किट भी लग रहा है। कितनी सोचने वाली बात है, मतलब ईटीएफ में भी अपर सर्किट लगने लगे। वीडियो में हम यही जानेंगे, यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इतने बड़े ईटीएफ, मतलब इतने लोग इसको ट्रेड करते हैं, आखिर इसमें कैसे अपर सर्किट लगना चालू हो गया। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं एक और दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये सारे ईटीएफ मैंने आपके साथ शेयर किए थे, वही उसकी मैंने लिस्ट बना के रखी है। मोतीलाल नेस्डेक 100, ये नेस्डेक के 100 स्टॉक में पैसा लगाता है। इसमें भी अगर देखें तो 1 मंथ का अगर चार्ट फ्रेम लगाओ तो इसमें भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट देखने के लिए मिल रहा है। मतलब अब ईटीएफ में भी बताओ अपर सर्किट लग रहा है। आज तक किसी ने देखा नहीं रहेगा कि भाई इसमें भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इसमें अपर सर्किट लग क्यों रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक रूल बता देता हूँ छोटा सा। सेबी और आरबीआई का आप एक रूल बोल सकते हो, सेबी का बोलो आरबीआई का बोलो, बात है कि उनका एक ये रूल है कि जो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट है, जो इंडिया के जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, जैसे मोतीलाल हो गए, मतलब ये जो फंड मैनेजर हो गए मोतीलाल या अदर जो भी हो गए, ठीक है, उनको एक लिमिट है फॉरेन में पैसा लगाने का। इस लिमिट से ज़्यादा वो फॉरेन में पैसा नहीं लगा सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक न्यूज़ रीड करता हूँ कि द आरबीआई करंटली इम्पोज अ कैप ऑन द अमाउंट इंडियन म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट इन फॉरेन सिक्योरिटीज विथ टोटल इंडस्ट्री वाइड लिमिट $7 बिलियन। यानी कि टोटल जो म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री है उनको $7 बिलियन का एक लिमिट है एंड $1 बिलियन कैप पर इंडिविजुअल फंड हाउस। और इंडिविजुअल फंड हाउस की बात करूँ तो उनकी लिमिट क्या है, फॉरेन में पैसा कितना लगा सकते, $1 बिलियन के आसपास, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से ये जो लिमिट है ना, इन्होंने अप्रैल में ही ब्रीच कर दिया था। तो इसके वजह से सेबी ने अब बैन लगा दिया। अब ये बोला कि सेबी वालों ने कि जो भी इंडिया के म्यूचुअल फंड है वो फॉरेन में अब नया पैसा नहीं लगाएंगे। जिसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जैसे कि मैं मोतीलाल सर्च करता हूँ और एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ईटीएफ नहीं, सॉरी, म्यूचुअल फंड। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको दिखाऊं नेस्डेक का, इसका मोतीलाल का कहाँ गया, नेस्डेक म्यूचुअल फंड, यहाँ पे नेस्डेक डालना पड़ेगा लगता है। ये देख सकते हो, इसमें आप एसआईपी नया नहीं कर सकते, नया पैसा ही लेना बंद कर दिया। ठीक है, इस म्यूचुअल फंड ने नया पैसा ही लेना बंद कर दिया, 1 टाइम स्टार्ट एसआईपी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, रीज़न यही है, ये जो म्यूचुअल फंड है इन्होंने जो फॉरेन में एक पैसा लगाने की लिमिट है उसको क्रॉस कर दी और सेबी ने बोला भाई रुक जाओ, अब ज़्यादा पैसा नहीं लगाओ। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ठीक है सेबी ने बैन कर दिया पैसा लगाने से, तो पर ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्यों लग रहा है। ये चीज़ बताने से पहले एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको ओपन भी कर दूँ, बहुत अच्छी बात बताऊँगा, वीडियो एकदम आराम से देखो। यहाँ पे देखो, ये खोल के रख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब देखो, ये जो ईटीएफ वाले हैं या म्यूचुअल फंड वाले, ठीक है, इनको नया इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। ठीक है, अब नया इन्वेस्टमेंट पे एक रोक लग गई है। अब नया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नया ईटीएफ जनरेट नहीं होगा। माइक चालू है, ठीक है, नया ईटीएफ जनरेट नहीं होगा, नए म्यूचुअल फंड के यूनिट जनरेट नहीं होंगे, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट करने से ही मना कर दिया, बैन लग गया। तो होता क्या है ना, देखो मान लो कि मीरा असिस्ट है, ठीक है, अब इसके टोटल ईटीएफ एक एग्जांपल से समझो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मान लो कि ये ईटीएफ है, फैंग का ईटीएफ है, ठीक है, मीरा असिस्ट का। अब इनके टोटल ईटीएफ 100 है, टोटल ईटीएफ 100 है। ठीक है, अब मान लो कि ये जो 100 ईटीएफ है सबने 100 रुपए के प्राइस से लेके रखा है। 100 जन लेके रखे, मान लो कि एक जन ने एक ईटीएफ लेके रखा है, 100 जन हो गए। ठीक है, 100 जन ने 100 ईटीएफ लेके रखे, मतलब इसके जो ईटीएफ है 100 लोगों के पास है 100 रुपए के रेट से। अब इस ईटीएफ को अगर 101 रुपए पे जाना रहेगा, मैं 135 का ही लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और क्योंकि इसका प्राइस भी 135 है। मान लो कि न्यूयॉर्क फैंग टैंक का टोटल ईटीएफ 135 है,
और 135 लोग हैं, सबके पास एक एक ETF पड़ा है। अब इसको जाना है 136 पे। अब 136 पे जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, 136 पे सेलिंग आना चाहिए, मतलब 136 के प्राइस पे कोई बेचने वाला बंदा रहना चाहिए। अब नए ETF जनरेट ही नहीं हो रहे हैं, नए म्यूचुअल फंड यूनिट जनरेट ही नहीं हो रहे, तो 136 पे आएगा कौन? वहां पे नए शेयर्स तो अलॉट ही नहीं हो रहे, पैदा ही नहीं हो रहे नए शेयर्स, क्योंकि एक लिमिट लगा दिए। तो 135 में अपर सर्किट लग जा रहा है, समझे बात को? कंटिन्यू अपर। अगर मान लो 136 पे नए शेयर्स जनरेट हो जाते, ये लिमिट हट जाती, तो 100 मतलब फिर नए शेयर्स जनरेट हो जाएंगे, तो लोग 136 पे अपनी सेलिंग लगा सकते हैं। 136 पे सेलिंग लगाएंगे तो 135 वाले नीचे गिरेंगे, क्योंकि ये सेलिंग वाले प्रेशर भारी होंगे, ठीक है। और मान लो कि क्या पता 135 वाले भारी हो जाए तो 136 से 137 भी चले जाए ETF। तो लिक्विडिटी के इशू के वजह से स्टॉक के प्राइस में अपर सर्किट लग रहा है। अगर लिक्विडिटी रहता, अगर शेयर्स रहते, अगर ETF ज़्यादा रहता, ठीक है, तो और लोगों के पास ETF रहते तो वो बेचते, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता, तो स्टॉक का प्राइस नीचे भी होता, ऊपर भी होता, तो प्रॉपर बाय सेल होता इसके, और प्रॉपर बाय सेल होता। अब प्रॉपर बाय सेल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अब इसमें मान लो कि एक बार जब अपर सर्किट लग गया, लिक्विडिटी का इशू हो गया, तो कोई माल बेचने के लिए रेडी नहीं है। अब कोई माल बेचे क्यों, जब किसी ETF में अपर सर्किट लग रहा है, तो ETF बेचे कैसे? अब कोई ETF बेचेगा ही नहीं, तो किसी के पास ETF रहेगा भी नहीं खरीदने के लिए, और किसी के पास ETF खरीदने के लिए रहेगा नहीं, तो वो बेचेगा क्या? अब मान लो कि कोई बेचने वाला ही नहीं है, कोई सेलर्स ही नहीं है, क्योंकि नए ETF तो जनरेट नहीं हो रहे, नया इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं रहे, तो जो है उतना ही है। मान लो कि 135 एक लिमिट हो गई, 135 ETF है, सबके पास पड़ा है। अब एक दिन अपर सर्किट ऊपर लग गया, तो अब बेचेगा कोई? नेक्स्ट डे कोई बेचता ही नहीं है। अब कोई बेचता ही नहीं है तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है, कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो भाई बेचेगा कौन? तो इसके वजह से ये कंटिन्यू ऊपर भागता है। पर जब इसमें कंटिन्यू थोड़ी सेलिंग आ गई, और इसमें देखो एक लोअर सर्किट भी लगा, तो लोअर सर्किट लगा तो एक भेड़ चाल हो गया, सब बेच दे। अब सब बेच दिए तो लिक्विडिटी के इशू से कोई खरीदेगा कौन? अब लोअर सर्किट पे लोग लेगा कौन? कोई लेगा ही नहीं। अब बोलेगा कि भाई कल और लोअर सर्किट लगूंगा, कल खरीदेगा। फिर कल कोई ऐसे ही करते करते लोअर सर्किट भी लगता है, फिर कभी अपर सर्किट लगता है। तो मेन बात क्या है, नए ETF जनरेट नहीं हो पा रहे, लिक्विडिटी के वजह से ये बेचारे अपर और लोअर सर्किट पे चल रहे ETF। समझे बात को आप? और यहाँ पे एक और मैं अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, देखो और प्यारे एग्जाम्पल से। मान लो कि स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, या ETF का प्राइस 100 रुपये है, तो वो 100 रुपये से 101 रुपया जाएगा कैसे? जब कोई 101 पे सेलर्स रहेगा, क्योंकि मान लो कि 101 पे जो सेलर्स, मतलब 101 पे कोई सेलर्स रहेगा, तभी स्टॉक का प्राइस या ETF का प्राइस 100 से 1 जाएगा। क्योंकि जो 100 वाले रहेंगे, जो 100 वाले बंदे जितने भी रहेंगे, ठीक है, 100 रुपये पे जिनके पास भी स्टॉक रहेंगे, वो जब 101 का माल पूरा अपने जेब में भर लेंगे, ठीक है, 101 का, तो उसका प्राइस 101 हो जाएगा। और 102 पे जितनी सेलिंग आएगी, ठीक है, 101 वाले जितने भी बंदे रहेंगे 102 की सेलिंग को पूरा खरीद लेंगे, यानी कि पूरे अपनी झोली में ले लेंगे, बाय कर लेंगे, तो स्टॉक का प्राइस या ETF का प्राइस 102 चला जाएगा। अब बोलोगे कि 103 कैसे जाएगा स्टॉक का प्राइस, ETF का प्राइस? जितने भी 103 पे सेलिंग वाले बंदे रहेंगे, उनकी सेलिंग को जब बायर्स जितने भी 102 वाले वो खरीद लेंगे, तो 103 पे चला जाएगा। और वैसे स्टॉक का प्राइस नीचे कैसे जाते? नीचे ऐसे जाते कि जब 103 वाले हाईवी हो जाते, ठीक है, और 102 वाले थोड़े कमज़ोर हो जाते, तो जब 103 वाले एकदम दबा के बेचते ना, तो 102 वाले खरीदते और उनका प्राइस प्रेशर में आता और दबते जाते। समझे? तो जिसका प्रेशर, जिस प्राइस का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, वो मतलब मान लो कि 103 से 100 का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो स्टॉक का प्राइस 100 रुपये पे जाएगा। और जो 100 रुपये पे बायर्स बैठे रहेंगे, ठीक है, 103 के माल को भी खरीदने के लिए, 102 के माल को भी खरीदने के लिए, 104 पे भी खरीदने के लिए, ठीक है, तो इस स्टॉक का प्राइस 100 से 102 जाएगा, 101 जाएगा, 103 जाएगा, 104 जाएगा, ठीक है। तो जो प्राइस वाला जिस प्राइस को खरीदे, उस स्टॉक का प्राइस उसी रेट पे चला जाता है। समझे? मान लो एग्जांपल के लिए एक और मैं छोटा एग्जांपल बता देता हूँ। 150 रुपये किसी स्टॉक का प्राइस है और 200 पे सेलर्स बैठे, तो 150 वाले अगर 200 पे माल उठा लेते, तो स्टॉक का प्राइस 150 से 200 चला जाएगा। समझे बात को? और अब 150 वाले जो माल उठाने वाले थे वो 200 पे आ गए, यानी कि स्टॉक का प्राइस 200 हो गया। अब स्टॉक का प्राइस 250 कैसे जाए? तो मान लो 250 पे माल कोई बेचने के लिए रेडी है, जितने भी सेलर्स से 250 पे माल बेच रहे, तो 200 वाले अगर पूरा 250 का माल उठा लेंगे, तो 200 का प्राइस 250 चला जाएगा।
इसी तरह स्टॉक अपर और लोअर सर्किट चलता है। और इसमें लफड़ा क्या हो गया, इसमें लफड़ा ये हो गया कि इसमें कोई बेचने वाला ही नहीं है, लिक्विडिटी का इशू पड़ गया क्योंकि सेबी ने बैन लगा दिया, नए ईटीएफ जनरेट ही नहीं हो रहे। अगर नए ईटीएफ, मान लो कि नए ईटीएफ जनरेट होता है, मान लो कि मैं इसके शेयर्स नहीं खरीद पा रहा हूँ, ठीक है, पर कल को सेबी का बैन हट जाता है कि आप ओवरसीज में फंड कर सकते हो, ठीक है, तो मान लो कि 135 जो ईटीएफ वाले बंदे, एग्जांपल के लिए जो स्टार्टिंग में बताया था, 135 वाले जो बंदे ईटीएफ एक साइड हो गए, मान लो कि नए मतलब उनको इन्वेस्टमेंट करने का एक ऑर्डर मिल जाता है, तो एग्जांपल के लिए सेबी 135 और ईटीएफ खरीदती, मतलब बोलती है कि और तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ये ईटीएफ वाले क्या करेंगे कि 135 और शेयर खरीद लेंगे, तो जो 135 अब शेयर खरीद लेंगे, लिक्विडिटी आ जाएगा, तो वो 135 वाले सेल करेंगे, फिर ये 135 वाले बाय करने चलेंगे और फिर प्रॉपर बाय सेल होगा। तो इस तरह भाई मार्केट थोड़ा काम करता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता रहेगा, पर आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पे एनिमेशन नहीं है तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता, पर इसी तरह चलते, ठीक है। कुल मिला के मोटा माटी लिक्विडिटी का इशू हो रहा है, जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस अपर और लोअर सर्किट चल रहा है, ठीक है। अब ये 135 पे क्यों लोअर सर्किट लग गया, क्योंकि यहाँ पे 135 पे कोई बायर्स ही नहीं है, बायर्स ही नहीं, यहाँ पे कोई माल ही नहीं उठाने के लिए रेडी है, ठीक है, इसके वजह से लोअर सर्किट ला। अब यहाँ पे कोई माल, मान लो कि यहाँ पे 50% कोई माल उठाने के लिए रेडी रहता, तो स्टॉक का प्राइस बताऊँ आपको क्या रहता, 135.50, मतलब 134 रुपया 50 पैसा, क्योंकि 50% बायर है खरीदने के लिए, समझे बात को। तो इसके वजह से इसमें चल रहा है। यहाँ पे फिर देख सकते हो कि एग्जांपल के लिए मैं दिखाया भी, ये इसमें आप म्यूचुअल फंड में भी नहीं लगा सकते, ठीक है, यहाँ पे यही सारे सब खेल चल रहे हैं। अब तो इसमें क्या करें, इसमें कुछ करे नहीं भाई। अब आप बोलोगे कि क्या इस लेवल पे ये सारे ईटीएफ, तो मुझको नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि हाल फिलहाल फॉरेन के ईटीएफ से दूर रहो, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे मैसेज डाला हुआ है, जो डेली एक्टिवेट रहते हैं उनको पता भी है। और इसके अलावा मैंने और इंडियन ईटीएफ भी आपके साथ वहाँ पे शेयर किया है, 7 की 8 कुछ ईटीएफ शेयर किए। और जब इसमें अपर और लोअर सर्किट मिल रहा था तो मैंने मैसेज भी डाल के बोला था कि हाल फिलहाल अवॉइड करो, ठीक है, जब तक इसमें लिक्विडिटी नहीं आती और जब तक इनका कंटिन्यू वापस काम नहीं चालू होता है, ठीक है। बाकी कुछ नया अपडेट निकल के आएगा तो मैं अपडेट ज़रूर कर दूंगा। तो ये रीज़न था इनका अपर और लोअर सर्किट लगने का, मेन इशू था लिक्विडिटी का। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। बाकी मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके इस ETF को अभी ख़रीद लो, इस बात का ध्यान देना। मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।